सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये कक्षा 12 के जीव विज्ञान के छात्र हैं। ये बायोडायवर्सिटी का चैप्टर चल रहा है। बायोडायवर्सिटी क्या है, बायोडायवर्सिटी के टाइप्स क्या हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर मैंने एक प्रकरण बताया था, हाउ मेनी स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया। इसके बाद अगला प्रकरण था बायोडायवर्सिटी पैटर्न, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसको हमने, जो बायोडायवर्सिटी का जो पैटर्न था वह 2 स्टेप में था। एक पैटर्न है लैटिट्यूडनल पैटर्न, लैटिट्यूडनल बायोडायवर्सिटी, जो हम इक्वेटर से पोल की ओर चलते हैं विभिन्न लैटिट्यूड पर, तो बायोडायवर्सिटी किस प्रकार से डिफ़र करती है। और बायोडायवर्सिटी हमेशा जो है ट्रॉपिक से अर्थात इक्वेटर से जब हम पोल की ओर चलते हैं तो हमेशा डायवर्सिटी जो है डिक्रीज करती है। डायवर्सिटी जो है डिक्रीज करती है। इस प्रकार अगर हम ये देखें कि जो दूसरा स्टेप है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है, यह भी डायवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ए जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एलॉन्ग विथ इंक्रीजमेंट इन एरिया। जैसे जैसे हम एरिया में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, बट अप टू ए लिमिट। लेकिन यह एक सीमा तक, ऐसा नहीं कि हम बढ़ते बढ़ते चले जाएं और हमेशा जो है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी ही बढ़ती ही जाएगी। एक सीमा तक जाकर के रुक जाती है, स्थायी हो जाती है। इन्हें area, if we plot between species diversity and area, then we got a rectangular hyperbola. The equation for this, S is equal to C A power Z, C into A power Z. जैसे जैसे अगर हम एरिया में और स्पीशीज डाइवर्सिटी में अगर हम एक रिलेशन देखते हैं कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं तो जो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है जो बढ़ती है वह हमें हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रूप में वो प्लॉट में, वो ग्राफ हमें प्राप्त होता है।
और इस ग्राफ का अगर हम एक इक्वेशन अगर देखें तो जो स्पीसीज है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इक्वल टू C इंटू A पावर Z। एक प्लाट जो है किताब में बना हुआ है, उसको ग्राफ को देखिए। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसमें ये दर्शाया गया है कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो प्रारंभ में स्पीसीज एरिया जो है, स्पीसीज डाइवर्सिटी तेजी से बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे हाइपरबोला की तरह वह स्लो हो जाती है। और धीरे धीरे हम एरिया बढ़ाने के साथ जब देखते हैं तो उसमें स्पीसीज का जो इंक्रीजमेंट है वह नहीं होता है, रुक जाता है। अगेन if the rectangular hyperbola equation that is S is equal to C into A power Z or compare or solve on the logarithm scale. In other words, rectangular hyperbola is convert into logarithm scale, logarithm equation. You can say the equation of the rectangular hyperbola is converted into logarithm equation. We get log S is equal to log C plus Z log A. S क्या है? ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी है। C क्या है? ये y इंटरसेप्ट है या स्लोप लाइन है। और A मीन्स एरिया है और Z मीन्स रिग्रेशन है या स्लोप ऑफ द लाइन है। Scientists observed that slope of the line or Z value generally 0.1 to 0.2 for the some species diversity for different place, like plants in Britain, birds of California, and mollusk species in New York are the same. जब हम न्यूयॉर्क में मोलस्का के जंतुओं की, उनके स्पीसीज की, कैलिफोर्निया में पक्षियों की स्पीसीज की और ब्रिटेन में पौधों की स्पीसीज का अगर हम ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अगर प्राप्त करते हैं तो उनका जो स्लोप है, जो स्लोप का एंगल है, वह इसी रेंज में आता है।
अर्थात इन सबों पर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वह एरिया के साथ एक ही तरह से वो बढ़ते हैं फिर घटते हैं। बट होल कॉन्टिनेंट बिकम एन एरिया, देन द स्पीशीज डाइवर्सिटी changes. More and y-intercept become steep and the z value ranges from 0.6 to 1.2। इसका मतलब अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट को अगर ये मान करके चलें और उसमें अगर हम एरिया बढ़ाते जाएं तो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि जो इंटरसेप्ट है उसका एंगल वो 45 डिग्री से भी अधिक का बनेगा, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ 1.2 तक है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी प्रकार अगर हम फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग पक्षियों और मैमल के बारे में अगर हम देखें तो उनका भी अगर पूरे होल कॉन्टिनेंट में अगर हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अगर देखते हैं तो उनका जो जेड है, उनका जो स्लोप है, रिग्रेशन है, वह 1.15 बनता है। ये थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से रहा, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसे आप पढ़िए, इसे समझिए। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसको हम लॉगरिथम पर इसलिए लाते हैं कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और स्ट्रेट लाइन से हमें ये समझाने में आसानी होती है कि एरिया बढ़ने के साथ ये स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे बढ़ रही है। और इनका जो जेड वैल्यू है, जेड वैल्यू से ही हम समझ लेंगे कि अगर जेड वैल्यू समान है तो निश्चित रूप से उस एरिया का हम जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है एरिया के रिलेशन में वो समान रूप से होगा, और यदि वो जेड वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी अधिक है। तो इस प्रकार से अब ये संबंध समाप्त होता है और इसे आप पढ़िएगा।